Hello, juniors. तो I'm back with another difficult topic, which is T cell disorders, और ये under the category of immunodeficiency diseases में आता है. तो guys, मुझे पता है आप इसको याद कर करके अपना ब्रेन रॉट कर चुके हैं, और अब आप अपना ब्रेन एसिड में भी धोएंगे तो ये क्योर नहीं कर पाएंगे. लेकिन मैं क्यों हूँ? मैं हूँ आपका सेवियर. मैं चाहता हूँ कि आप इस पे अपना टाइम बर्बाद करना बंद करें और मेरे विद द हेल्प ऑफ इजी सिली विजुअल निमोनिक्स इसको याद करें अच्छे से. तो गाइस, अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो इसमें आपको करना क्या है? आपको आपको आपकी एक्स को इम्प्रेस करने के लिए ये 4 डिजीज़ेस याद करनी है. इफ़ यू वांट टू मेक जेलस योर एक्स, आपको बस ये 4 डिजीज़ याद कर लो आप, और आपको इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, वो भागी चली आएगी, वो दौड़ा चला आएगा वापस आपके पास. तो एक एक करके अपन एक एक डिजीज़ को डिकोड करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक का पहला डिजीज़, विच इज़ इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डिफिशियंसी. अब गाइस, ये है ना, मैंने विजुअल निमोनिक बहुत दिमाग लगा के बनाया है. बहुत बहुत मुश्किल होती है मुझे, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो. मैं कह रहा हूँ कर दो यार. अब नहीं करोगे तो कब करोगे? चलो अभी कर दो. अभी भी नहीं कर रहे ना, तो नेक्स्ट वाले विजुअल निमोनिक में ज़रूर कर देना. ठीक है. तो ये है विजुअल निमोनिक. इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप. अब अपन आते हैं, इसको डिकोड करते हैं इस डिजीज़ को. पहले अपन इस निमोनिक को क्या इमेज है इसको डिकोड करते हैं. तो पहले तो मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखो है ना, ये बहुत एक डेजर्टेड प्लेस है. यहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी रह रही है. एक बंदा, ये कोई फंगस उग रही है, उसको मार रहा है, और बहुत गर्म दिन है. तो अपन इसको डिकोड करते हैं. इट्स 12 AM नून, सन ब्लेजिंग इन द स्काई ओवरहेड, नो शेडो सीन. तो जो दिन के 12 बजे हैं वो एक पिक्यूलियर टाइम है, क्योंकि उसमें आपकी शेडो नहीं दिखती है. तो मतलब 12 बजना एक मैं कहूँ एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है. बाकी बाकी जो टाइम होते हैं उसको आप 12 बजे से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि लाइक उसमें शेडो दिख रही है और 12 बजे में शेडो नहीं दिख रही. तो इसमें इस बंदे की शेडो ना के बराबर दिख रही है. तो टेम्परेचर मीटर रिकॉर्डेड विच इज़ 100 फ़ारेनहाइट. टू हॉट डे. ये है अपना टू हॉट डे. एंड अपकमिंग गामा रेज मेक्स द सेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डर. देखो यार, ये गामा रेज आ रही है ना, ये इस डेजर्टेड प्लेस की सेटिंग को और ज़्यादा गर्म बना रही है. अब क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक कम्युनिटी है ना. अब समझ लो यार, अपना राजस्थान है ये, और वहाँ पे कैक्टस की जगह फंगस उगने लग गए, और ग्रीन फंगस. ये क्या है? ये एक हैज़ार्ड सीन है. क्यों? क्योंकि जो फंगस है ना, वो ज़मीन से पानी सोख लेगी, तो गांव वाले क्या पानी पियेंगे? तो गांव वाले ने डिसाइड करा, क्यों ना हम इस फंगस को मार दें. लेट द कैक्टस ग्रो और लेट द अदर ट्रीज ग्रो. लेट द ट्रीज ग्रोज. और फिर जब क्या होगा, जब सही वाले ट्री और कैक्टस ग्रो होंगे, तो शायद यहाँ पे वर्षा भी हो जाए, बारिश भी हो जाए. इट मे बिकम रेनी एज वेल. तो इन्होंने क्या करा, एक डिसीजन लिया, पर्सन किलिंग फंगस, कि हम फंगस को मारेंगे ग्रोइंग इन द कम्युनिटी विद बाय पोरिंग लीथल मेडिसिन. लीथल मेडिसिन का नाम क्या है? बिकम ग्रीन. कितना प्यारा नाम है मेडिसिन का. ऐसे नाम हो जाए तो मज़ा आ जाए. अब अपन क्या करेंगे कि सिविलियंस ने, कम्युनिटी ने डिसाइड करा कि हम इन फंगस को मार देंगे और एक दवाई छिड़क के, दैट इज़ बिकम ग्रीन. तो क्या होगा, फंगस पोर्ड विद मेडिसिन शो पिक्यूलियर ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया एंड देन डाइंग. देखो है ना, ये एक गोल गोल सा बैक्टीरिया जैसा गंदा सा दिख रहा है मुझे. ये डालते से ही है ना, फंगस मरने लगती. देखो, ये सूख गई फंगस और ये मरने लग गई. कुछ कुछ ग्रीन है, अब वो ग्रीन पे डाल रहा है, वो मर गई. तो ये है अपना बेसिक निमोनिक. मुझे नहीं लगता इसमें याद करने जैसा ऐसा कुछ भी है, क्योंकि विजुअल मेमोरी होती है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है इंस्टेड ऑफ रीडिंग और लर्निंग. तो अपन विजुअल मेमोरी को ही एड लेके अपन इस डिजीज़ को क्रैक डाउन करेंगे. तो इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डेफिशिएंसी आप कैसे याद करो कि इससे रिलेटेड निमोनिक है? दिन के 12 बज रहे हैं, सूरज बिल्कुल चांद पे चमक रहा है. तो 12 AM नून, इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डेफिशिएंसी. टू हॉट डे. ये देखो, टू हॉट डे है ना, इसको अपन कह सकते हैं, टू हॉट का टी और हॉट का एच ले लो. अब जो 100 लिखा है मैंने, उसमें 1 बड़ा करा है, बाकी डबल ज़ीरो छोटा कर दिया. तो TH1 रिस्पॉन्स डिक्रीज. इस डिजीज़ में क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल 1 होते हैं उनका रिस्पॉन्स कम हो जाता है. अब क्या हो रहा है, अपना नेक्स्ट इसमें चीज़ था, एलिमेंट था, फॉलिंग गामा रेज फ्रॉम स्काई. गामा रेज है ना, इस चीज़ को और हॉट कर रही है.
तो फॉलिंग गामा रेज, गामा से मैं बताऊं कह सकता हूँ कि इंटरफेरॉन गामा, सिमिलर वर्ड्स हैं, वर्ड्स सेम ही हैं, बस गामा से एक बार मेरे को क्लिक हो जाता है, गामा रेज नीचे गिर रही है यानी कि इंटरफेरॉन गामा नीचे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फंगस थ्रू आउट द कम्युनिटी, देखो कम्युनिटी में फंगस उग चुकी है, तो ना इसका एक आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखेगा, दैट इज डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन। डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन इस डिजीज़ का एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नेक्स्टली अपन ने एलिमेंट लिया है, दैट इज मेडिसिन बिकम ग्रीन पोर्ड टू किल फंगस, अपन ने मेडिसिन ली इसको फंगस को मारने के लिए, तो मेडिसिन बिकम ग्रीन दैट इज इक्वल टू मायोबैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी। देखो बिकम ग्रीन साउंड्स लाइक बीसीजी, या फिर बिकम ग्रीन को अपन शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन में बीसीजी भी लिख सकते हैं। बीसीजी है ना, ये अपनी टीबी की वैक्सीन है। तो इस डिज़ीज़ में क्या होता है, जैसे ही आप टीबी की वैक्सीन लगाते हो तो वैक्सीन होती है एक प्रिवेंटिव चीज़ होती है, लेकिन क्योंकि इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो वैक्सीन खुद ही बंदे को डिजीज़ कराने लगती है। तो उसमें फिर आपको क्या दिखता है, माइकोबैक्टीरियल जो कि टीबी का बैक्टीरिया है उसका खुद का इन्फेक्शन दिख जाता है बाय वैक्सीन इटसेल्फ, जो कि बहुत गलत है क्योंकि ये अपनी इम्यूनो डेफिशिएंसी है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्स का जिक्र ही नहीं है कहीं पे भी, तो है ना ये डिजीज़ है ना, ये ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज़ हो गई अपनी। तो गाइज अपनी एक डिजीज़ हो गई। नेक्स्ट कम टू अनदर वेरी प्रिटी वेरी सेक्सी डिजीज़, दैट इज़ क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस। ये बहुत अच्छी डिजीज़ है, क्यों? क्योंकि इसको याद करना बहुत आसान है। नाइस। अब इसको याद करने के लिए मैंने बताऊँ एक बहुत तगड़ा एआई जनरेटेड इमेज बनवाया है। मैंने बहुत दिमाग लगाया कि यार ऐसा ऐसा अपन कुछ कर सकते हैं ना, तो याद करने के लिए बहुत आसान हो जाए, बहुत आसान है ये। अब इसमें आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो है ना, और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है जूनियर्स। मैं आई एम काउंटिंग ऑन यू, मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ जेन्युइनली देन यू मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब इट। अब अपन इस इमेज को ब्रेक डाउन करते हैं। देखो अब अपन एक ओल्ड कैंडी फैक्ट्री है, ओल्ड कैंडी फैक्ट्री इन द सेटिंग, और एक स्टॉर्म आया हुआ है, एक विंडी स्टॉर्म आया हुआ है। तो विंडी स्टॉर्म टुक प्लेस, ट्रीज वेविंग इन द स्टॉर्म। देखो भाई जाहिर सी बात है, ये तो लाजमी है कि यार स्टॉर्म आएगा तो पेड़ तो भाई फड़फड़ाएंगे, उड़ेंगे इधर उधर। स्टॉर्म क्रिएटेड हैवॉक एट द सीन, मतलब तोड़ फोड़ हो रही है, खुद स्टॉर्म नहीं कर दिया है ना। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, टी शेप स्ट्रीट लाइट्स ब्रोकन एंड अनफंक्शनल। एक स्ट्रीट लाइट है ना, ये है एक अनफंक्शनल हो गई है और एक टूट गई है। और इस मौके का फ़ायदा उठा के अली बाबा एंड हिज 40 चोर्स टेक बेनिफिट ऑफ द मोमेंट एंड ब्रोक इनटू द फैक्ट्री। अब देखो ये बहुत ही एक फिक्शनल है, अली बाबा उसके 40 चोर, आपको पता ही है, कहानियाँ पढ़ी होंगी आपने, लेकिन वो खजाना चुराते हैं। ये मॉडर्न टाइम है, यहाँ शुगर की क्रेविंग होती है, तो वो यार कैंडी चुरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या अपने को क्या दिक्कत है। तो अपन आ जाते हैं ये कैसे अपने को निमोनिक अपनी डिजीज़ को याद करने में हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस को कैसे याद रख सकते हैं कि ये इसी का निमोनिक है। इस विजुअल निमोनिक इस डिजीज़ से करस्पॉन्ड करता है कैसे। क्रॉनिक यानी कि अपन कह सकते हैं ओल्ड, कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस साउंड सिमिलर टू कैंडी फैक्ट्री है ना, और कैंडिडियासिस साउंड सिमिलर टू कैंडी। तो ओल्ड कैंडी फैक्ट्री करस्पॉन्ड्स टू क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस। अब विंडी स्टॉर्म है, यानी कि विंड यानी एयर, यार विंड को एयर ही तो बोलोगे, वो लावा थोड़ी ना है ना, तो एयर स्टॉर्म आया है। अब ये क्या ऐसे डिजीज़ होती है, डिजीज इज कॉज बाय डिफेक्ट इन एयर जीन। कितना सिंपल है ये, है ना गाइस, सिंपल है ना बहुत। आपको बस ये निमोनिक याद करना है, ये विजुअल, ये आपको याद नहीं करना, ये हो चुका है आपको याद, ये आपको याद हो चुका है। मेरे दोस्त जब मैं उनको बताता हूँ ये ट्रिक, तो मैं उनसे रैंडमली फिर कभी भी कुछ भी पूछ लेता हूँ ना, दे आर लाइक अरे मुझे वो फ़ोटो याद है, तो मुझे ये डिजीज़ याद हो चुकी है। देखो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अनफंक्शनल टी शेप्ड स्ट्रीट लाइट्स। अब है ना, स्ट्रीट लाइट ऐसी ही होती है यार, नॉर्मली टी शेप्ड की होती है ना, तो वो टी सेल को करस्पॉन्ड कर रही है इसमें, तो अनफंक्शनल है, यानी कि मैं कह सकता हूँ टी सेल्स है ना वो डिसफंक्शनल है, इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब टी सेल्स होते हैं ना,
वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्योंकि टी सेल्स ही डिसफंक्शनल है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिसफंक्शनल हो गई। अली बाबा एंड हिज 40 थीव्स। अब आपको अली बाबा याद रखना है। अली बाबा साउंड सिमिलर टू एल्बिकन्स। अली बाबा साउंड सिमिलर टू एल्बिकन्स। तो इस डिजीज़ में क्या होगा, क्योंकि इस डिजीज़ नाम से ही पता चल रहा है कैंडिडियासिस है, तो परसिस्टेंट नॉन इन्वेजिव कैंडिडा एल्बिकन्स देखने को मिलेगा। अब इसमें एक एलिमेंट है ब्रोकन ग्लास ऑफ स्ट्रीट लाइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रोकन ग्लास ऑफ स्ट्रीट लाइट है ना। देखो जब भी अपन कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं लैब में, तो वो सब अपन पेट्री डिश और ग्लास की डिशेस में कर रहे होते हैं और वो ग्लास से बनी होती है ना। तो इधर ब्रोकन ग्लास ऑफ स्ट्रीट लाइट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ भी यदि अपन इन विट्रो कुछ भी करते हैं, अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसका यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन है कि एब्सेंट इन विट्रो टी सेल प्रोलिफरेशन। यानी कि समझो पेट्री डिश टूट गई, अब आप टी सेल का प्रोलिफरेशन कैसे करोगे, समझ रहे हो ना आप। आपको कोई सा भी सैंपल मिलता है तो आप पेट्री डिश में उगाते हो, समझो वो ग्लास ही टूट गया, तो टी सेल प्रोलिफरेशन उसमें कैसे होगा, कोई चीज़ कैसे उगेगी। तो यहाँ पे ब्रोकन ग्लास को मैंने ऐसे बताया है कि जो अपन इन विट्रो कुछ भी प्रोलिफरेट करते हैं वो अब प्रोलिफरेट नहीं होगा, और वो भी वापस स्ट्रीट लाइट है, टी शेप स्ट्रीट लाइट है। तो इसका मतलब ये है कि एब्सेंट इन विट्रो टी सेल प्रोलिफरेशन। तो गाइस इतना सिंपल था पिछला डिजीज़। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पे। आपको वो 2 डिजीज़ याद होगी ना, है ना। तो आप कर दो सब्सक्राइब। अब आप कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मुझे मोटिवेशन मिलता है। वैसे मोटिवेशन की कोई चीज़ नहीं है, मैं खुद, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। तो और इतना बकवास चीज़ें हैं इसको याद करने की, और यदि मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो मुझे लगता है मुझे सबके लिए हेल्प करनी चाहिए। तो नेक्स्ट डिजीज़ है अपना जॉब सिंड्रोम। यार जॉब सिंड्रोम ना पता नहीं क्या क्या माल फूक के इसका नाम रखा। चलो जॉब एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा जॉब सिंड्रोम, और उसको अपन कहते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट हाइपर आईजीई सिंड्रोम, इसका नाम ये भी है। और इसका विजुअल निमोनिक है ये गाय। आप में से कितनों ने बॉस बेबी पिक्चर देखी है? अगर नहीं देखी ना तो देख लेना। बॉस बेबी पिक्चर बहुत प्यारी है, इसलिए नहीं कि यार तुमको टाइम पास करना है, इसलिए कि यार ये निमोनिक में बहुत काम आएगी। हाँ टाइम पास के लिए भी बहुत अच्छी पिक्चर है, वो देख सकते हो तुम इस वीडियो के बाद जाके। तो बॉस बेबी पिक्चर देख लेना तुम, और बॉस बेबी देख लोगे तो ये आसान हो जाएगा निमोनिक याद करना, तुमको कंटेक्स्ट समझ आने लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जॉब सिंड्रोम है ऑल्सो नोन एज ऑटोजोमल डोमिनेंट हाइपर आईजी सिंड्रोम। अब अपन इस पहले इमेज को डिकोड करते हैं, चीज़ है क्या। लैक ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू बेबीज इन बेबी कॉर्प इंक्रीजेज लव फॉर पपीज़। तो बेसिकली मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊं कि यार बॉस बेबी में 2 चीज़ें होती हैं, एक क्यूट बेबीज़ होते हैं और एक पपीज़ होते हैं, दोनों क्यूट होते हैं। तो जो बॉस बेबी है ना, मतलब जो बेबी कॉर्प है कंपनी का नाम है, वो चाहती है कि पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा प्यार करें इंस्टेड ऑफ पपीज़। तो बेबी कॉर्प हमेशा उसमें लगी रहती है कि यार बेबीज़ के लिए प्यार बढ़ता रहे। लेकिन उसके अपोजिट जो राइवलरीज हैं, पपीज़ हैं, वो दिन पर दिन क्यूट होते जा रहे हैं, तो बेबीज़ के लिए प्यार कम हो रहा है। तो इसमें बेबी कॉर्प का जो अपना मैनेजर है या फिर मैं कहूँ बॉस है, वो है अपना थियोडोर टेम्पल्टन। तो बॉस बेबी अब चिंतित है कि यार बेबीज़ के लिए प्यार घट रहा है। तो वो क्या करता है, बॉस बेबी टेक्स मैटर इन हैंड्स। वो क्या करता है, यार रिक्रूटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है न्यू बेबीज़ का इन बेबी कॉर्प, और उसकी वजह से बेबी कॉर्प में जो फंक्शनिंग है वो कम होती जा रही है। इसलिए बॉस बेबी मैटर हाथ में लेता है और वो क्या करता है, रिक्रूटमेंट शुरू करता है। बॉस बेबी जिसका नाम है थियोडोर टेम्पल्टन इज़ इनवाइटिंग बेबीज़ फॉर जॉब इन बेबी कॉर्प। अब ठीक है भाई, थियोडोर ने अपने हाथों में काम ले लिया है कि यार मैं बेबीज़ के लिए प्यार बढ़ाऊंगा। तो अब क्या करता है, वो एक रिज्यूमे, वो एक मैं कहूँ एक टेम्पलेट निकालता है कि हाँ देखो ये हमारी जॉब वैकेंसी है, जिस जिस बेबी को इसमें फाइल करना है वो कर सकता हूँ, इसके लिए उसने रिक्वायरमेंट्स दी। तो अपन पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने खुद ने बनाया। अगर आपको मेरा आर्ट वर्क पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो।
तो बेबी कॉप इज लुकिंग फॉर अ ब्राइट, क्यूरियस एंड एडोरेबल लिटिल माइंड्स टू जॉइन आवर टीम। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसकी? कैंडिडेट्स शुड नो ABCDEF। देखो एफ तक ही आना चाहिए कैंडिडेट्स को, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चे बच्चे नहीं रह जाते। एज लिमिट्स क्या है इसकी? एज लिमिट वही, टू अप्लाई फॉर दिस जॉब एज लिमिट इज 17 मंथ्स। 17 आपको याद करना पड़ेगा, इसमें 17 महीने का एज लिमिट है बच्चे के लिए कि यार बच्चों इसके ऊपर तुम अलाउड नहीं है बेबी कॉट में काम करने के लिए। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन स्टेटस। यदि आपने अप्लाई करा है तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस आपका विद इन 3 डेज़ कन्फर्म हो जाएगा, 3 वर्किंग डेज़। नॉर्मल बिजनेस प्रोसीजर है कि यार 3 से 4 वर्किंग डेज़ लगते हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। तो जॉब रिक्वायरमेंट, बेबी शुड नो ABCDEF। एज लिमिट फॉर द एप्लीकेंट इज 17 months। एप्लीकेशन स्टेटस विल बी डिक्लेयर्ड इन 3 वर्किंग डेज़। शायद आपको याद हो गया है ये, मेरे को शायद और दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं इसमें। तो गाइस अपन इसको डिकोड करते हैं। वही डिजीज़ है, वही लैक ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू बेबीज़। न्यू बेबीज साउंड लाइक न्यूट्रोफिल, है ना? न्यू बेबी साउंड्स लाइक न्यूट्रोफिल और लैक ऑफ रिक्रूटमेंट हो रहा है। दिस डिनोट इम्पेयर्ड रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। Nice, very nice. So this is the this is the sign of, this is the main pathology behind job syndrome, impaired recruitment of neutrophil to site of infection. Baby should know ABCDEF। अब है ना, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा। A स्टैंड फॉर एप्सिस, कोल्ड एप्सिस होता है। B स्टैंड फॉर बेबी टीथ रिटेन, अब क्योंकि सब बात बेबी की हो रही है ना, तो बेबी टीथ रिटेन, ठीक है। सी से कोस फेसिस, अजीब से चेहरे मिलेंगे आपको। डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक एक्जिमा, इंक्रीज्ड IgE और इंक्रीज ईओसिनोफिल्स। देखो सब ABCDE से करस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ मैं। और एट द एंड F से फ्रैक्चर्स फ्रॉम माइनर ट्रॉमा। बहुत आसान चीज़ है, बस आपको ये एक टेम्पलेट याद होना चाहिए कि क्या है ये टेम्पलेट फॉर जॉब इन्विटेशन, फॉर जॉब सिंड्रोम। उसके बाद आपको सब याद हो जाएगा। मैंने बताया था एज लिमिट है 17 मंथ, तो इसमें जो मेन चीज़ है ना याद करने की, ये है TH17 सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। आपको ये फीचर्स दे दिए जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि जॉब सिंड्रोम है। फिर आपसे पूछेगा भाई किसकी डेफिशिएंसी है? डेफिशिएंसी ऑफ TH17 सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा म्यूटेशन होता है इसमें। एप्लीकेशन स्टेटस इन 3 वर्किंग डेज, और इसमें STAT3 जीन का म्यूटेशन होता है। गाइस इतना सिंपल है ये, बस बहुत सिंपल है। एक बार है ना, आप अपने लिए ताली बजा दो यार। ताली कैसे बजवाऊंगा? ये हो गया। आपको याद हो चुका है। देखो मैं ड्रम भी बजवा दूं, क्या करूं? चलो ताली यहीं बजाओ अपने लिए, ठीक है। आपको ये याद हो चुका है। Now coming to the last topic of our today's video, which is the last disease, thymic aplasia. Guys, थाला फॉर अ रीज़न आप देख सकते हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा क्रिकेट फैंस को। और उनके लिए बहुत आसान है जो क्रिकेट देखते हैं, और जो नहीं भी देखते ना वो भी कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पाएंगे। तो गाइस अपन शुरू करते हैं लास्ट वाला अपना डिजीज़, विच इज़ थाइमिक एप्लेजिया। अब आपको थाइमिक एप्लेजिया याद करना है तो पहले इस इमेज को डिकोड करना पड़ेगा कि थाइमिक एप्लेजिया क्या है। इस इमेज को डिकोड करते हैं। मैच गोइंग इन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, आप देख सकते हैं। ऑन अ ब्राइट सनी डे, देखो सूरज है। अब जो केन विलियमसन है ना, आप देखना विलियमसन एक अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा मैं कहूँ बैट्समैन है। इज़ ऑन स्ट्राइक एंड हिट बॉल्स अपवर्ड। केन विलियमसन बॉल ऊपर मारता है और उसको लपकने के लिए धोनी साहब नीचे खड़े होते हैं। धोनी 7 थाला फॉर अ रीज़न वॉज अबाउट टू कैच बट ड्रॉप्ड बॉल ड्यू टू सनशाइन। यार अब उसकी आंखों में है ना बिल्कुल सूरज सा आ गया, तो वो बॉल पकड़ नहीं पाया। तो क्या हुआ, उसको बॉल दिखी नहीं और बॉल जाके उसकी सेंट्रल चेस्ट में जाके घुस गई। देखो आप इसको देख भी सकते हो उधर, है ना। बॉल गॉट एम्बेडेड इन धोनी सेंट्रल चेस्ट एंड ही मिसेस द कैच।
अब क्या हुआ, न्यूजीलैंड की जो क्राउड है ना स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग गाइस। थाला फॉर अ रीज़न ने ड्रॉप कैच कैच ड्रॉप कर दिया है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन 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 अपने निमोनिक के लिए बहुत अच्छी बात है। और धोनी है ना, थाला फॉर रीज़न कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। फिर क्या हुआ, एलिफेंट मैस्कॉट ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग एंड स्टार्टेड स्क्वर्टिंग मिल्क एवरीवेयर फ्रॉम द ट्रंक। देखो भाई, ये एलिफेंट मैस्कॉट भी बैठा, मैस्कॉट मतलब जो अपन होते हैं ना, ये असली एलिफेंट नहीं है, इसमें फोम वोम से इसको बना दिया गया है। तो आई होप आप मैस्कॉट समझते होंगे क्या होता है। तो जो थायमिक एप्लीजिया ना, अब अपन इसको कैसे याद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थायमिक एप्लीजिया को याद करने के लिए कि यही विजुअल निमोनिक है इसका, आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो थाइमिक साउंड से मतलब थाला। थाला यार, थाला अपना है यार, धोनी थाला ही तो बोलेंगे उसको यार। तो थाइमिक से थाला, जब भी थाला आ जाए तो ये वाला निमोनिक ले आओ। या फिर थाइमिक एप्लेजिया को ऐसे भी याद कर सकते हैं, बॉल एम्बेडेड इन धोनी चेस्ट। थाइमिक एप्लेजिया में क्या होता है ना, थाइमस का एप्लेजिया हो जाता है, मतलब थाइमस जो चेस्ट में होती है वो बनती नहीं है। तो मैं ऐसा कहूँ कि शैलो चेस्ट कह सकते हैं कि यार शैलो चेस्ट है, खोखली है अंदर से, या फिर कह सकते हैं सर। तो अगर किसी की बॉल छाती पे बॉल लगी हुई है या फिर छाती में गड्ढा है, तो मैंने उसको भी पहले थाइमस से रिलेटेड डिजीज़ेस से मैंने उसको को रिलेट करा है। तो इस निमोनिक में भी शेलो चेस्ट या फिर हॉलो चेस्ट या फिर बॉल एम्बेडेड इन चेस्ट को मैंने थाइमस से रिलेटेड डिजीज़ में मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। अब जो केन विलियमसन है जिसका जर्सी नंबर 22 है, तो 22q11 माइक्रो डिलीशन हो जाता है। ये जो है ना, ये क्रोमोसोम का माइक्रो डिलीशन है। ये इसकी बेसिक पैथोलॉजी है, आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में रटी होनी चाहिए। बहुत बार पीजी एनआई सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है थाइमिक एप्लेजिया का बेसिक पैथोलॉजी, बेसिक क्रोमोसोम डिफेक्ट क्या है। अब मैं बताऊं, भले ही इस मैच में थाला काम नहीं आया है, लेकिन हमारे निमोनिक में थाला बहुत काम आएगा। थाला, धोनी, सेवन, थाला फॉर अ रीज़न। अब सेवन काय से बनता है यार, सेवन बनता है 3 और 4 से। अपन बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो धोनी का नंबर 7 है, तो उसमें होगा थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच फेलियर टू डेवलप। बेसिकली क्या हो रहा है उसमें, पैथोफिजियोलॉजी ये हो रही है, फेरेंजियल पाउच फेलियर टू डेवलप। तो इससे क्या हो रहा है, एब्सेंट थाइमस एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब आपका थाइमस और पैराथायरॉयड ग्लैंड भी एब्सेंट है। अब इसमें एक चीज़ है कैच ड्रॉप। कैच ड्रॉप सी, अपन कैच को अपन डिकोड करें तो वो क्या हो जाएगा, कोनोट्रंकल एबनॉर्मलिटीज़, एबनॉर्मल फेसिस, थाइमिक हाइपोप्लेजिया। थाइमस में टी सेल डेवलप होते हैं इसलिए टी सेल डिक्रीज हो जाएंगे। सी से क्लेफ्ट पैलेट, और एच से हाइपोकैल्सीमिया। गाइस इतना आसान है इसको याद करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। फिर है एलिफेंट मैस्कॉट स्क्वाटिंग मिल्क फ्रॉम टंक। इसका मतलब क्या है, देखो वो मिल्क है ना, मिल्क पीने की चीज़ है यार, वेस्ट करने की चीज़ थोड़ी ना है। तो है ना, वेस्टिंग ऑफ मिल्क हो रहा है ना, और वेस्ट मिल्क मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो डिक्रीज्ड कैल्शियम, कैल्शियम आपको कम मिलेगा, आपको दे दिया जाएगा यार कैल्शियम कम है और ये सब फीचर्स हैं। अब बताओ उसमें बेसिक पैथोलॉजी क्या है। बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ये है कि थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच फेल्स टू डेवलप। ये बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इतना आसान कर दिया है मैंने इसका आपको। गाइज ये है ना, ये पूरा मैंने इसको बता दिया है कि उससे रिलेटेड और क्या हो सकता है। बेसिकली ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब क्योंकि थाइमस एब्सेंट है तो थाइमिक शेडो भी एब्सेंट होगी ऑन चेस्ट एक्सरे। पैराथायरॉयड ग्लैंड एब्सेंट है तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा। और कैल्शियम मैंने ऑलरेडी बता दिया, वेस्ट ऑफ मिल्क हो रहा है तो वेस्ट ऑफ कैल्शियम यानी कि कैल्शियम भी कम होगा उसमें। ये मैंने बता दी कोनोट्रंकल एबनॉर्मिटी, जो सी से इधर आ रहा था, सी से कोनोट्रंकल एबनॉर्मिटीज, ये मैंने बता दिया है। और कोनोट्रंकल एबनॉर्मिटी में टॉफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट और ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। अब ट्रंकस को आप है ना, ये एलिफेंट की ट्रंक से भी याद कर सकते हो कि यार एलिफेंट का ट्रंक से वो कैल्शियम मतलब वो मिल्क को वेस्ट कर रहा था, तो यार ट्रंकस एबनॉर्मेलिटी है ट्रंक में। एबनॉर्मल फेसिस, थाइमिक हाइपोप्लेजिया, टी सेल है ना, तो टी सेल और कम है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी कम हो जाएगी, रिकरेंट वायरल एंड फंगस इन्फेक्शंस।
बी क्लेफ्ट पैलेट सी से और हाइपोकैल्सीमिया, सेकेंडरी टू पैराथायरॉयड एप्लेजिया। अब उससे क्या देखने को मिलेगा, उससे मिले को देखने को टिटनी। टिटनी क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को टिटनी कहते हैं अपन, तो वो कैल्शियम की कमी से होगा। तो गाइस अपन ने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आप बिल्कुल स्पीड के जैसा पागल मत हो जाना, मुझे पता है आप 5-6 घंटे अपने वेस्ट करके ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो, लेकिन अपन ने इसको केवल 25 मिनट में कर लिया है। अरे भैंस की आंख, वो भी मैंने इतना प्रेम से बिना कुछ आपके सर पे लोड डाले कर दिया, आपका काम खत्म। तो गाइज आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप आईशो स्पीड को सपोर्ट करो और मुझे भी लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तो गाइज अपन मिलते हैं इस टॉपिक इम्यूनो डेफिशिएंसी टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए आप खुश रहें, पढ़ते रहें और मेरे वीडियोस देखते रहें और अच्छे से याद करते रहें। तो गाइज मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।